चूहों का आतंक। जैसे ही रात होती दर्जनों चूहे चुपके से गोदाम में घुस आते और बोरी बोरी अनाज कुतर जाते। गांव वाले परेशान थे क्योंकि दिन ब दिन उनका अनाज कम हो रहा था। समस्या का हल खोजते खोजते उन्होंने गोदाम की रखवाली के लिए एक बूढ़ी लेकिन बेहद चालाक और तेज बिल्ली मुनिया को रखा। मुनिया के पंजे अब पहले जितने तेज न रहे हों, पर उसकी निगाहें और चालाकी आज भी बेहतरीन थीं। वह हर रात धीरज से बैठकर सही समय का इंतजार करती और देखते ही देखते एक चूहे को दबोच लेती। चूहों के बीच भी कई तरह के चूहे रहते थे, कुछ बड़े और ताकतवर, कुछ छोटे और फुर्तीले। उनमें से एक छोटा सा लेकिन बेहद होशियार चूहा था, टिंकू। टिंकू भले ही कद में छोटा था लेकिन दिमाग में तेज था। वह कई दिनों से देख रहा था कि मुनिया रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही है। एक रात जब सभी चूहे अपनी अपनी जगह छुपकर बैठे थे, टिंकू ने सभी को इकट्ठा किया और बोला, दोस्तों, अगर हमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो मुनिया हमें एक एक करके खा जाएगी। हमें कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे हम समय रहते उसकी आहट जान सकें। सभी चूहे चुपचाप उसकी बात सुन रहे थे। कुछ डर से कांप रहे थे, कुछ सहमति में सिर हिला रहे थे। तभी टिंकू ने अपनी योजना बताई। हम मुनिया के गले में एक छोटी सी घंटी बांध देंगे। जैसे ही वह चलेगी, घंटी बजेगी और हम भागकर सुरक्षित जगह छुप जाएंगे। योजना सुनते ही सब चूहों की आंखें चमक उठीं। उन्होंने खुशी खुशी ताली बजाई। वाह, क्या बढ़िया विचार है, किसी ने कहा। अब तो हमारी जान बच जाएगी, दूसरे ने जोड़ा। लेकिन तभी एक मोटा बुजुर्ग चूहा खड़ा होकर बोला, योजना तो अच्छी है, लेकिन घंटी बांधेगा कौन? बस यहीं से सन्नाटा छा गया। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी में भी मुनिया के पास जाने की हिम्मत नहीं थी। वह चाहे बूढ़ी हो, लेकिन उसके पंजे और दांत अब भी डरावने थे। काफी देर तक चर्चा होती रही, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। एक ने कहा, मुझे चक्कर आते हैं, मैं नहीं जा सकता। दूसरा बोला, मेरे पैर छोटे हैं, मैं जल्दी भाग नहीं पाऊंगा। तीसरा बोला, मुझे तो घंटी बांधना आता ही नहीं। आखिरकार बिना किसी नतीजे के सभा खत्म हो गई। अगले दिन मुनिया ने फिर एक चूहे को पकड़ लिया। बाकी चूहे भागते भागते सोच रहे थे, काश कल किसी ने हिम्मत दिखाई होती, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी। उस दिन से टिंकू को यह समझ आ गया, सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं होता, उसे पूरा करने के लिए साहस और मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। गांव रामपुर के बाहर कच्ची पगडंडी के किनारे एक बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी शाखाएं इतनी फैली हुई थीं कि दिन के उजाले में भी उसके नीचे अंधेरा छाया रहता। गांव के लोग कहते थे कि उस पीपल पर एक चुड़ैल रहती है। कहते हैं आधी रात को वहां से लाल चूड़ियों की छनक और पायल की मध्यम सी झंकार सुनाई देती और फिर एक ठंडी हवा का झोंका आता जिससे पूरा बदन सिहर उठता। बुजुर्ग बताते थे कि कई साल पहले गांव में एक औरत थी, राम दुलारी। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन पति की मृत्यु के बाद गांव वालों ने उसे अशुभ कहकर तिरस्कृत कर दिया। अकेली और अपमानित होकर उसने वहीं पीपल के नीचे अपनी जान दे दी। कहते हैं उसके मरने के बाद से ही वह आत्मा चुड़ैल बनकर उस पेड़ में बस गई। गांव के बच्चे तो शाम होते होते उस रास्ते से गुजरने से भी डरते। किसान भी दिन ढलते ही खेतों से जल्दी लौट आते। लेकिन कुछ लोग इन बातों को अंधविश्वास समझते थे, जिनमें से एक था अर्जुन। अर्जुन शहर में पढ़ाई करके लौटा था और उसे इन भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। एक दिन उसने गांव वालों से बहस करते हुए कहा, अरे ये सब मन की बातें हैं, कोई चुड़ैल भूत नहीं होता। मैं आज रात उसी पीपल के नीचे बैठूंगा और सुबह लौटकर तुम सबको बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव वाले डर गए, लेकिन अर्जुन अपनी जिद पर अड़ा रहा। उस रात आसमान में बादल छाए थे और ठंडी हवा बह रही थी। अर्जुन ने लालटेन, एक चादर और पानी की बोतल लेकर पीपल के नीचे जगह बनाई। पेड़ की मोटी जड़ों के बीच बैठते हुए उसने घड़ी देखी। रात के 10 बजे थे। शुरू में सब सामान्य था, झिंगुरों की आवाज, दूर कुत्तों का भौंकना और कभी कभार हवा में पत्तों का हिलना। लेकिन रात के करीब 12 बजते ही माहौल बदलने लगा। हवा अचानक तेज हो गई। पत्तों की सरसराहट किसी फुसफुसाहट जैसी सुनाई देने लगी। अर्जुन ने सोचा, शायद मेरा वहम है। तभी उसे दूर से पायल की हल्की झंकार सुनाई दी। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगी।
अर्जुन ने लालटेन उठाई, लेकिन लौ टिमटिमाने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे बुझाने की कोशिश कर रही हो। झंकार रुक गई और फिर एक मध्यम लेकिन ठंडी स्त्री आवाज आई, अर्जुन, तुम आए हो? अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, कौन है वहां? अचानक उसके सामने एक लंबा सफेद लिबास पहने बिखरे बालों वाली औरत खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में छुपा था, लेकिन उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन उसकी पीठ पेड़ के तने से टकरा गई। वह औरत धीमे धीमे उसके पास आई और बोली, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, बहुत सालों से। अर्जुन का गला सूख गया। वह भागना चाहता था, लेकिन पैरों में जैसे जान ही नहीं थी। औरत ने अपना चेहरा ऊपर उठाया, आधा जला हुआ चेहरा, आंखों में नफरत और होठों पर एक ठंडी मुस्कान। तुम्हें यकीन नहीं था ना कि मैं हूं? वह हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें दर्द और पागलपन दोनों थी। जिसने मुझे अकेला मरने के लिए छोड़ दिया, मैं उसे भी ऐसे ही यहां रोक लेती हूं, हमेशा के लिए। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? चुड़ैल ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उसके नाखून लंबे और नुकीले थे। तुमने नहीं, लेकिन तुम्हारे जैसे लोगों ने, जो सच्चाई से मुंह मोड़ते हैं। अचानक अर्जुन को बचपन में सुनी दादी की एक बात याद आई, चुड़ैल का ध्यान भटकाकर उसकी पकड़ से बचा जा सकता है। उसने जल्दी से अपनी लालटेन उठाई और उसके सामने जोर से हिलाई। चिंगारी उठी और उसकी रोशनी ने चुड़ैल के चेहरे को चमका दिया। वह एक पल के लिए पीछे हट गई और उसी मौके का फायदा उठाकर अर्जुन दौड़ पड़ा। वह बिना पीछे देखे सीधा गांव की ओर भागा। पीछे से चूड़ियों की छनक और एक तीखी चीख सुनाई दी, लेकिन उसने कदम नहीं रोके। सुबह होने पर गांव वाले उसे थका मांदा, कांपता हुआ पाए। उसने सबको पूरी रात का हाल सुनाया। अब अर्जुन को भूत प्रेत पर यकीन हो गया था और उसने कसम खाई कि वह फिर कभी उस पीपल के पास नहीं जाएगा। आज भी रामपुर के लोग उस पेड़ के पास रात में नहीं जाते और कहते हैं, जो भी अर्जुन की तरह वहां जिज्ञासा लेकर गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। बहुत समय पहले दूर दूर तक फैले राज्य सूर्यलोक में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र सिंह राज करते थे। उनका महल सफेद संगमरमर से बना था, जिसकी मीनारें बादलों को छूती थीं। राजा के पास 7 बेटियां थीं, 7 सुंदर, बुद्धिमान और अलग अलग गुणों में निपुण। राजकुमारियों के नाम थे वेन, आर्या, साहसी और युद्ध कला में निपुण। 2 दीक्षा, विदुषी और शास्त्रों की झाता। 3 किरण, प्रकृति और औषधियों की विशेषज्ञ। 4 मृदुला, कोमल हृदय और संगीत में प्रवीण। 5 तारा, ज्योतिष और खगोल की जानकार। 6 लावण्या, चित्रकला और मूर्तिकला में दक्ष। 7 निशा, रहस्यों और पहेलियों को सुलझाने में माहिर। राजा के पास अपार धन और शक्ति थी, लेकिन एक चिंता उनके मन में घर कर गई थी। 7 बेटियां बड़ी हो रही थीं और समय आ रहा था कि उन्हें अपने जीवन का मार्ग चुनना था। राजा चाहता था कि हर राजकुमारी अपनी योग्यता से अपने भाग्य का निर्णय करे, न कि केवल राजवंश के नाम पर। एक दिन महल में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, महाराज, 7 राजकुमारियां अद्वितीय हैं, लेकिन समय आने पर इनकी परीक्षा होगी। एक काला साया आपके राज्य को घेर लेगा और उसे केवल आपकी बेटियां ही मिटा पाएंगी। लेकिन ध्यान रहे, 7 को एक साथ खड़ा होना होगा। एक भी अगर पीछे हटेगी तो राज्य विनाश से बच नहीं पाएगा। राजा यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने संत से और जानकारी मांगी, लेकिन संत मुस्कुराए और कहते हुए चले गए, समय आने पर संकेत मिलेंगे, तब आप समझेंगे। कुछ महीने बीते ही थे कि राज्य के उत्तर दिशा में स्थित कालीवन में अजीब घटनाएं होने लगी। गांव वाले गायब होने लगे, खेत सूखने लगे और रात में काले धुएं के बादल उठने लगे। राजा ने अपने सैनिक भेजे, लेकिन वे लौटकर नहीं आए। खबर आई कि कालीवन में एक प्राचीन दैत्य कालदंश जाग चुका है। कहा जाता था कि 1000 साल पहले उसे 7 राजकुमारियों के पूर्वजों ने बंद किया था। राजा के मन में संत की भविष्यवाणी गूंजने लगी। उन्होंने अपनी 7 बेटियों को बुलाया और कहा, बेटियों, राज्य संकट में है। अब समय आ गया है कि तुम सब अपनी अपनी कला और बुद्धि से इसे बचाओ। 7 राजकुमारियां महल के सभा कक्ष में इकट्ठी हुईं। आर्या ने कहा, मैं अपनी तलवार और धनुष लेकर चलूंगी। दीक्षा बोली, मैं प्राचीन ग्रंथों से दैत्य की कमजोरी खोजूंगी। किरण ने कहा,
मैं औषधियों और वनस्पतियों से रक्षा और इलाज करूंगी। मृदुला ने कहा, संगीत से मनोबल बढ़ाऊंगी और अंधकार को कमजोर करूंगी। तारा बोली, मैं तारों की स्थिति देखकर सही समय का पता लगाऊंगी। लावण्या ने कहा, मैं नक्शे और चित्र बनाकर मार्ग दिखाऊंगी। निशा ने कहा, मैं रहस्य और पहेलियां सुलझाकर आगे बढ़ने का रास्ता खोजूंगी। सातों ने एक साथ कसम खाई, हम साथ चलेंगे, साथ लड़ेंगे और साथ लौटेंगे। सातों राजकुमारियां अपनी यात्रा पर निकल पड़ी। पहले उन्हें मृग तृष्णा घाटी पार करनी थी, जहां अनगिनत भ्रम पैदा होते थे। निशा ने अपने तर्क और पहेली सुलझाने की कला से सही रास्ता खोजा। फिर वे पहुंची विषधारा नदी पर, जिसका पानी छूते ही विष बन जाता था। किरण ने औषधियों से एक उपाय तैयार किया, जिससे वे नदी पार कर सकी। तीसरी परीक्षा थी गर्जन पर्वत की, जहां पत्थरों की बारिश होती थी। आर्या ने अपनी ढाल और साहस से सभी को सुरक्षित पार कराया। हर बाधा ने उन्हें और मजबूत बनाया। आखिरकार वे कालीवन के बीच बने एक प्राचीन किले पहुंची, जहां कालदंश कैद से बाहर आ चुका था। उसका शरीर काले धुएं से ढका था, आंखें अंगारे की तरह लाल थीं और आवाज ऐसी मानो आकाश फट रहा हो। दीक्षा ने अपने ग्रंथ से पढ़ा, कालदंश को केवल प्रकाश और सातों शक्तियों के मिलन से हराया जा सकता है। तारा ने आकाश देखा और बताया, आज रात चंद्र ग्रहण है, लेकिन मध्य रात्रि में तारों का एक अद्भुत संयोग होगा। उसी समय हमें प्रहार करना होगा। मृदुला ने अपने वीणा के सुर छेड़े, जिससे दैत्य की शक्ति थोड़ी कमजोर हुई। लावण्या ने दीवारों पर बने प्राचीन चिन्हों का चित्र बनाकर एक रहस्यमयी द्वार खोज निकाला। निशा ने द्वार पर अंकित पहेली सुलझाई और किले का गुप्त कक्ष खुल गया। मध्य रात्रि का समय आया। सातों राजकुमारियां एक वृत्त में खड़ी हुई, हाथों में अपनी अपनी शक्ति लेकर। आर्या की तलवार चमक रही थी, दीक्षा के मंत्र गूंज रहे थे, किरण के औषधीय दीपक से हरी रोशनी निकल रही थी। मृदुला का संगीत वातावरण को भर रहा था। तारा तारों की दिशा देख रही थी। लावण्या की बनाई प्रतीक रेखा जमीन पर चमक रही थी। निशा ने अंतिम मंत्रोच्चार की कुंजी दी। जैसे ही सातों ने एक साथ प्रहार किया, एक तीव्र प्रकाश फैला और कालदंश की चीख ने आकाश को हिला दिया। धीरे धीरे अंधकार छौंटने लगा, काला धुआं मिट गया और कालीवन फिर से हरा भरा हो गया। राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। राजा ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटियों ने सिद्ध कर दिया कि सच्ची ताकत एकता और ज्ञान में है। सातों राजकुमारियां नायक बनकर लौटी और उनकी यह कहानी पीढ़ियों तक सुनाई जाती रही। बिहार के मधुबनपुर गांव की सुबह हमेशा की तरह मुर्गे की बांग और दूर से आती बैलगाड़ी की खड़खड़ाहट से शुरू हुई। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। गांव के चौपाल पर रात भर से अफवाह उड़ रही थी कि तालाब के किनारे पुरानी पीपल वाली हवेली में किसी ने आधी रात को लाल लालटेन जलते देखी है और हवा में गुलाब की खुशबू फैली। अब गांव में अफवाह का मतलब यह नहीं कि बात पर यकीन भी किया जाए, लेकिन बुजुर्ग लोटन काका तो पक्के यकीन से कह रहे थे कि यह जरूर हवेली वाली गुलाबी परी की करतूत है, वही जो 100 साल पहले ठाकुर साहब की बेटी थी और प्रेम में धोखा खाकर आत्मा बन गई थी। इस अफवाह का सबसे ज्यादा असर पड़ा गांव के सबसे चतुर और शरारती लड़के बबलू पर, जो पूरे गांव का अनौपचारिक जासूस था। उसकी उम्र तो 25 की थी, लेकिन अक्ल कभी कभी 10 साल के लड़के जैसी और कभी कभी 100 साल के बूढ़े जैसी चलती। बबलू को लगा कि यह तो रोमांच का सुनहरा मौका है और ऊपर से वजह भी अच्छी। गांव में उसकी पुरानी क्रश गुड़िया हाल ही में अपने मायके आई थी। बबलू को लगा कि अगर वो इस रहस्य को सुलझा देगा तो गुड़िया उस पर फिदा हो जाएगी। अब बबलू का प्लान बना कि रात में हवेली की टोह ली जाए, लेकिन अकेले जाने में डर तो लगना ही था। सो उसने अपने 2 सबसे करीबी दोस्त पकौड़ी लाल और नंदू को मनाया। पकौड़ी लाल, जैसा नाम वैसा ही आदमी, दिन में जितनी बार मौका मिले पकौड़ी खाने पहुंच जाता। और नंदू गांव का इकलौता ऐसा आदमी था जो शहर में 2 साल रहकर आया था, इसलिए गांव वाले उसे शहरी दिमाग कहते थे। हालांकि उसकी शहरी अक्ल का नतीजा यह था कि वो हर चीज में अंग्रेजी का तड़का लगा देता, जैसे बैल को रूरल ऑटोमोबाइल कहना। तीनों ने तय किया कि रात के ठीक 12 बजे हवेली में धावा बोला जाएगा, लेकिन खबर न फैले। इसके लिए दिन भर वो लोग आम कामकाज में लगे रहे।
बबलू ने खेत में पानी लगाया, पकौड़ी लाल ने बकरियों को चराया और नंदू ने दुकान से सिगरेट और टॉर्च का इंतजाम किया। शाम होते होते गांव के बीचों बीच हाट में खूब रौनक थी और वहीं बबलू को गुड़िया दिख गई। उसकी हंसी में वही पुराना जादू था। बबलू ने मन में कसम खा ली कि आज कुछ भी हो, हवेली का राज खोलना है। रात के 11 बजे तीनों चौपाल पर मिले, टॉर्च, लकड़ी का डंडा और पकौड़ी लाल के झोले में गुड़, सब साथ। रास्ते में तालाब पार करते समय अचानक पानी में कुछ हलचल हुई। नंदू ने डरकर कहा, ब्रो, ये तो मछली नहीं है, लगता है कोई एलियन टाइप है। लेकिन बबलू ने हंसते हुए कहा, यह तालाब है, मंगल ग्रह का स्विमिंग पूल नहीं। फिर भी तीनों की चाल तेज हो गई। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा के साथ सच में गुलाब की खुशबू आई और अंदर से हल्की सी हंसी सुनाई दी। पकौड़ी लाल तो वहीं कहने लगा, भैया मैं यहीं से देख लूंगा, अंदर आप जाओ। लेकिन बबलू ने उसका हाथ पकड़कर खींचा और तीनों ने हवेली की टूटी खिड़की से झांका। अंदर मोमबत्ती की रोशनी में सफेद कपड़े पहने कोई लड़की पीठ किए बैठी थी और सामने ढेर सारे गुलाब रखे। अचानक वो मुड़ी तो तीनों के होश उड़ गए। चेहरा बेहद खूबसूरत था, लेकिन आंखों में अजीब चमक। उसने धीमे से कहा, तुम लोग यहां क्यों आए हो? बबलू ने हिम्मत करके कहा, गांव में अफवाह फैली है कि यहां भूत है, तो देखने आए। लड़की ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, भूत तो मैं नहीं, लेकिन यहां भूत जैसी यादें हैं। और फिर उसने अपनी कहानी सुनाई। वो शहर से आई एक कलाकार थी, नाम रेशमा, जो हवेली में अकेली रहकर पुराने किस्सों पर पेंटिंग बनाती थी। गुलाब इसलिए थे क्योंकि उसे उनकी खुशबू से प्रेरणा मिलती थी। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी हवेली के पिछले दरवाजे पर धमक की आवाज आई। रेशमा घबरा गई। बबलू ने टॉर्च जलाई तो देखा कि 2 नकाबपोश हवेली के अंदर घुस रहे हैं। अब बबलू की जासूसी वाली नस भड़क उठी। उसने पकौड़ी लाल को पीछे से जाकर दरवाजा बंद करने का इशारा किया। नंदू ने अपनी शहरी अक्ल लगाकर बाहर से ताला जड़ दिया और फिर तीनों ने मिलकर उन नकाबपोशों को घेर लिया। जब चेहरे से नकाब हटाया तो पता चला कि वो गांव के ही 2 शरारती कालू और छुट्टन व्यक्ति थे, जो हवेली के खजाने की अफवाह पर यहां चोरी करने आए। रेशमा हंसते हंसते लोटपोट हो गई और बोली, खजाना तो मेरी पेंटिंग्स हैं, जिनकी कीमत दिल में होती है, जेब में नहीं। अगले दिन ये किस्सा पूरे गांव में फैल गया और बबलू को हीरो की तरह देखा जाने लगा। यहां तक कि गुड़िया भी मुस्कुराते हुए बोली, तुम तो सच में बहादुर हो गए हो। बबलू का सीना गर्व से चौड़ा हो गया और उसने मन ही मन तय कर लिया कि अगली बार चाहे भूत हो या इंसान, गांव की रक्षा करना उसका काम है। इस तरह मधुबनपुर के लोग सालों तक इस रात को याद करते रहे, जिसमें डर, हंसी, रहस्य और थोड़ी सी मोहब्बत सब एक साथ घुल मिल गए। और बबलू की कहानी गांव के बच्चों की सोने से पहले वाली पसंदीदा कहानी बन गई, जो हर बार सुनते सुनते नई लगती थी, क्योंकि बबलू उसे सुनाते समय बीच बीच में अपनी बहादुरी में 1-2 नए तड़के जरूर जोड़ देता था। राजस्थान के एक छोटे से कस्बे में शहर से दूर एक जर्जर हवेली थी, जिसे लोग भूला भुलैया हवेली कहते थे। कहते हैं यह हवेली 100 साल पुरानी थी और इसमें इतने मोड़ घुमाव वाले गलियारे थे कि अंदर जाने वाला अक्सर रास्ता भूल जाता। लेकिन असली डरावनी बात थी इस हवेली का साया। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि रात के समय हवेली में किसी और का नहीं, बल्कि खुद हवेली का भूत घूमता है। अजय, जो पास के कॉलेज में पढ़ता था, रोमांच पसंद करने वाला लड़का था। गांव में उसकी दादी रहती थी और छुट्टियों में वह अक्सर उनके पास आता था। एक शाम जब दादी उसे हवेली की डरावनी कहानियां सुना रही थीं, तो अजय ने हंसते हुए कहा, दादी, भूत वूत कुछ नहीं होते, सब मन का वहम है। कल मैं खुद जाकर देखूंगा उस हवेली को। दादी ने घबराकर उसका हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, वहां जो गया वापस जिंदा नहीं आया। लेकिन अजय जिद्दी था। अगले दिन शाम को टॉर्च और मोबाइल लेकर वह अकेला ही हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवेली का पहला कदम सूरज ढलते ही हवेली और डरावनी लगने लगी। टूटी खिड़कियां, उखड़े हुए दरवाजे और दीवारों पर जमी खाई, सब देखकर अजय के कदम थोड़े धीमे हो गए। अंदर घुसते ही उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके कान के पास फुसफुसाया हो। वापस जा। अजय ने हिम्मत बटोरी और आगे बढ़ा। हवेली के अंदर जगह जगह धूल जमी थी।
फर्नीचर पर मोटी परत थी और एक अजीब सी सीलन की गंध फैली हुई थी। एक गलियारे में चलते चलते उसने देखा दीवार पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी थीं। सभी तस्वीरों में एक ही आदमी था, लंबा, दुबला, सफेद कुर्ता पायजामा पहने और आंखें इतनी गहरी कि लगता जैसे सीधे आपके मन में झांक रही हों। आवाजें और साएं अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। लकड़ी की चरमराहट साफ सुनाई दे रही थी। अजय ने टॉर्च ऊपर फेंकी, लेकिन कुछ नहीं दिखा। वह सीढ़ियों पर चढ़ा तो महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से उसका कंधा पकड़ लिया हो। मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही उसने देखा गलियारे के आखिर में वही सफेद कपड़ों वाला आदमी खड़ा था, जिसकी तस्वीरें उसने नीचे देखी थीं। उसका चेहरा पूरी तरह धुंधला था, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। अजय ने डर को दबाते हुए कहा, कौन हो तुम? कोई जवाब नहीं। वो साया धीरे धीरे गलियारे के मोड़ पर मुड़ गया। अजय भी पीछे पीछे गया, लेकिन मोड़ पर पहुंचते ही उसने देखा वहां एक कमरा था और दरवाजा आधा खुला। अंदर से लालटेन की हल्की सी रोशनी आ रही थी। हवेली का राज अंदर जाने पर अजय के होश उड़ गए। कमरे में जमीन पर लाल रंग से एक बड़ा सा गोल निशान बना था, जिसके चारों ओर अजीब अजीब मंत्र लिखे थे। बीच में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पड़ी थी और उस पर लोहे की जंजीर लिपटी हुई थी, जैसे किसी को बांधा गया हो। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी और लालटेन अपने आप जल उठी। सामने फिर वही आदमी प्रकट हुआ। उसकी आवाज भारी और गूंजती हुई थी। तुम यहां क्यों आए हो? अजय ने कांपते हुए कहा, मैं बस देखना चाहता था। सच क्या है? वह साया धीरे धीरे पास आया और बोला, मैं इस हवेली का मालिक था, ठाकुर रणवीर सिंह। 100 साल पहले मेरे अपने लोगों ने मुझे धोखा दिया। मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे इसी कमरे में कैद कर जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा यहां भटक रही है और जो भी अंदर आता है उसे मैं यहां कैद कर लेता हूं, ताकि वह कभी धोखा ना दे सके। डर का आखिरी मोड़ अजय ने भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे दीवार बन चुका था। तभी साया उसकी तरफ बढ़ा और उसका चेहरा इतना करीब आया कि अजय को उसकी जली हुई त्वचा और खोखली आंखें साफ दिखने लगी। साया बोला, अब तुम भी यहीं रहोगे, हमेशा के लिए। अजय ने पूरी ताकत से आंखें बंद कर ली और चिल्लाया, नहीं। अचानक उसके कान में किसी और की आवाज आई, बहुत दूर से, अजय उठो। जब उसने आंखें खोली तो खुद को हवेली के बाहर जमीन पर पड़ा पाया। सूरज की पहली किरण उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसके पास गांव के 2 आदमी खड़े थे, जो उसे ढूंढते ढूंढते यहां आए थे। अजय ने कांपते हुए हवेली की तरफ देखा। ऊपरी मंजिल की खिड़की पर वही सफेद कपड़ों वाला साया खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखों में एक ठंडी मुस्कान थी। गांव लौटते समय अजय ने कसम खा ली, वह कभी दोबारा उस हवेली के पास नहीं जाएगा। लेकिन रात में जब वह बिस्तर पर लेटा तो खिड़की से वही ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरे हो। स्टोरी में से आपको कौन सी स्टोरी अच्छी लगी या मजा आया, हमें कमेंट में बताएं और एक लाइक कर दें। और ऐसे ही और भी मजेदार स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हेल्दी रहे। या हिंद, वंदे मातरम।